आज की कहानी एक जेलर भाई ने भेजी है। उनको जेल में जॉब करते हुए 15 साल हो चुके हैं। उनकी आप बीती कहानी है। वे चाहते हैं कि हम सभी को सुनाएं। वे कहते हैं ये आप बीती कहानी एक जेल में बंद सजाए मौत के कैदी का है। उनका कहना है कि मेरे आंखों के सामने ये सारी घटना हुई। उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये एक सच्ची घटना है। इस कैदी की बहुत संगीन सज़ा होने वाली थी और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने से पहले हम लोग उसे यहाँ लेकर आए थे। जिस तरह से वह इस कुलदेवी मंदिर में भगवान के मूर्ति के आगे गिरा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे बहुत ही अच्छा आदमी था और उसे देखकर ऐसा लगता था उसने कभी कोई पाप नहीं किया होगा, जबकि उसने पिछले 3 साल पहले एक भयंकर पाप किया था। लेकिन वही बात है ना कि जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है तो आपको भगवान याद आ ही जाते हैं। शायद उसके साथ भी यही समस्या हुई थी। मैं ही उस सारे मामले का इंचार्ज था और यहाँ पर मौजूद खड़ा था। कुलदेवी के मंदिर में पहरा बहुत सख्त था। कवि के पास तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उसके पास एक औरत खड़ी जो शायद एक देवी की तरह लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत, उनके अंदर बहुत शक्तिशाली रूप दिखाई दे रहा था। हम सब ये देखकर हैरान रह गए, ये औरत यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि चारों तरफ तो पुलिस की कड़ी निगरानी थी और अंदर आने का रास्ता कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ जाने का रास्ता जिस पर हम खुद खड़े होकर पहरा दे रहे थे, उस देवी ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे, मैंने तो सिर्फ तस्वीरों में ही भगवान को पहनते देखा था। वह कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों लगा था, जैसे वह औरत इंसान ही ना हो, वह शायद कोई देवी के रूप में थी। वहाँ पर कोई भी नहीं बोला, लेकिन मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि आप यहाँ पर कैसे आई? यहाँ से दूर हटिए। जिसके पास खड़ी है वह एक कैदी है। वह औरत मेरी आवाज़ सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उसके बाद हमारी आंखों ने ऐसा दृश्य देखा, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने पर मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि अभी तक खुद समझ नहीं पा रहा कि ये सब हुआ कैसे। मेरा नाम राकेश है। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ घटना हो जाएगी। पर जब मैंने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर में पाया। मेरे आसपास और भी लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत शक और परेशानी दिखाई दे रही थी। ये मंजर मेरे लिए बिल्कुल मेरा दिल दहला कर रखने वाला था। मैं एक अफसर था और बहुत ही तंदुरुस्त था। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। मैं बिल्कुल जवान था। जब ये घटना मेरे साथ हुई थी तो मैं बेहोश होकर इस कुलदेवी के मंदिर में गिर गया था। तभी वहाँ पर जितने लोग मेरे साथ ड्यूटी कर रहे थे, मुझे लेकर अस्पताल में भागे। मुझे हैरानी थी ऐसा क्या हुआ था जो सब लोग यहाँ जमा और इतने ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। डॉक्टर पास आया और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आपकी तबीयत ठीक है? लेकिन ये लोग शायद कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। मैंने सर हिलाया और जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, मगर अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा एहसास था। जो बात इतनी मामूली नहीं थी। जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो रात का सारा मंजर मुझे याद आ गया था। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, क्योंकि जिस वक्त मैं बेहोश हुआ था वह दिन का टाइम था। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं अस्पताल में कब से एडमिट था? उसने जवाब दिया, आप 3 दिन पहले इस अस्पताल में आए थे, तब से आप बेहोश थे। ये सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। 3 दिन कैसे मुमकिन है? मैंने तो सोचा था कुछ घंटे के लिए बेहोश हुआ हूँ, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा संगीन थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे जल्दी कुछ खाने पीने की ज़रूरत है और अभी यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। ये खबर मेरे लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल था। 2-3 दिन मेरा दिल किसी अनहोनी के एहसास से उभर गया था। क्या जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह सच था? और ये कैसे मुमकिन था? क्योंकि मैं खुद पुलिस वाला था। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। आखिर 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया था। वह पल याद आने लगा जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया था। मैंने फैसला कर लिया, कवि के साथ बात किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने सिपाही को बुलाया और कहा, कवि को बुलाकर लाओ मेरे ऑफिस में। कवि मेरे ऑफिस में आ गया। थोड़ी देर वह चुप से मेरे सामने बैठा रहा। उसका सर झुका हुआ था और ज़मीन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसमें कुछ तलाश कर रहा हो। मैंने नरमी से पूछा, कवि क्या तुम जानते हो कि तुम पर क्या इल्ज़ाम है? उसने सर उठाया और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, जी सर। तो फिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम अपनी सफाई में कुछ बोलते क्यों नहीं? कभी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बोल कर भी क्या फ़ायदा होगा?
सब मान चुके हैं कि मैं ही गुनहगार हूँ। जब मेरे बाप ने ही मेरे जुर्म की गवाही दी है, बाकी दुनिया को क्या यकीन दिलाऊं। उसके शब्द ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ना सिर्फ वह बेबस था, बल्कि शायद अपने हालात से पूरी तरह मायूस था। मैंने उससे बड़ी आराम से और प्यार से पूछा, ये मानना मेरा काम नहीं है कि तुम गुनहगार हो या बेगुनाह हो, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। कवि ने फिर चुप्पी साध ली थी। उसकी चुप्पी मेरे सवाल को और ज़्यादा गहरा कर रह गई थी। मेरे अंदर का पुलिस अफसर उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कवि की कहानी इतनी सादा नहीं जितनी रिपोर्ट में लिखी गई थी। मैंने फाइल बंद की और कहा, मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा और जब तक सच्चाई तक नहीं पहुंचूंगा इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। कवि ने हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही बेबसी थी। ये बात साफ दिखाई दे रही थी, इस केस में कुछ ऐसा था जो उसके फाइल में कई रिपोर्ट्स गायब था। मुझे पता था कवि के चुप्पी के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। इस राज को जानने के लिए मुझे और ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त जो उसी जेल में जेलर था, उसको भी किसी तरह खबर हो गई थी मैं कवि के केस में दिलचस्पी ले रहा हूँ, और एक दिन शाम को मेरे ऑफिस में आया और सीधा मेरे सामने बैठते ही कहने लगा, देखो राकेश, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? हम दोनों जानते हैं कि जेल में हमेशा मुजरिम नहीं आते, कभी कभी बेकसूर लोग भी इन जेल के दीवारों के पीछे आ जाते हैं। याद है हमने कितने ऐसे लोगों को बचाया है जिन्हें गलत इल्जाम में फंसाया गया था। उसने सर हिलाकर कहा, हाँ ये सच है, बेकसूर लोग भी जेल में आते हैं, लेकिन राकेश इस केस में ऐसा नहीं है। ये आदमी बेकसूर नहीं है। मैं उसकी जमानत दे सकता हूँ क्योंकि मैं उस मौकाए वारदात पर मौजूद था जब उसे पकड़ा गया था। मैंने खुद क्राइम सीन देखा था और वीडियो भी बनाई थी। उसकी बात मुझे और ज़्यादा हैरानी में डाल दिया था। मैंने जल्दी सवाल किया, तो फिर वह वीडियो कहाँ है? उसने कंधे उचका दिए और कहा, फाइल में होगी या फिर उसकी कॉपी पेन ड्राइव में सुरक्षित होगी। वीडियो और सारी जानकारी केस के साथ जोड़ दिया गया होगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन फाइल में से काफ़ी जानकारी गायब है। कुछ चीज़ें शायद इधर उधर कर दी गई है। मैंने वीडियो या कोई ऐसी खास चीज़ उस फाइल में नहीं देखी। मेरा दोस्त चौंक गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वह वीडियो इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। अगर वह फाइल में नहीं है तो क्या ये अजीब बात नहीं? मैंने उससे कहा तो वह कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। अब मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। तुम कह रहे हो कि तुमने वह वीडियो देखी है और तुम मौका पर मौजूद भी थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर ये सब कुछ इतना क्लियर था तो वह जानकारी इस फाइल से गायब क्यों हुई? मेरे दोस्त ने कुछ पल सोचकर फिर कहा, शायद किसी ने जानबूझकर उन चीज़ों को गायब करवा दिया हो। लेकिन राकेश, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उस वीडियो में सब कुछ साफ था। ये आदमी वहीं मौजूद था क्राइम सीन पर। हमने उसे रंगे हाथों वहाँ पकड़ा था। मुझे नहीं लगता किसी वीडियो के होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि मैं वहीं था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हम ये काम कब से कर रहे हैं और मैंने हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया है। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेरे अंदर का शक ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी आदत है, जब तक खुद सच्चाई ना देख लूँ मुझे तसल्ली नहीं होता। मैं तुम्हारी गवाही पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कवि के चेहरे पर कुछ ऐसा है जो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इस केस को अपनी तरफ से पूरी जांच करूं। मेरा दोस्त झुंझला गया। राकेश, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। ये केस बिल्कुल साफ है। अगर बेकसूर था तो ये अपने लिए बोलता, लेकिन ये चुप है। मुजरिम की चुप्पी कभी भी अपने आप में सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। वह असल में ही गुनहगार आदमी है। और राकेश, वैसे भी उसके पास अब सिर्फ 25 दिन का वक्त है। उसके बाद उसकी फांसी है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। सिर्फ 25 दिन का टाइम, ये वक्त इतना कम था। अगर मैं कुछ करना चाहता तो मुझे जल्दी करना पड़ता, लेकिन उसकी फाइल से वह सारी जानकारी गायब थी। इन सब चीज़ों ने मुझे और ज़्यादा परेशान करके रख दिया था। मेरा दोस्त उठा और कहने लगा, राकेश, तुम्हारी हमदर्दी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है। ये केस उन केसों में से नहीं है जिनके बारे में ठीक से पता नहीं होता जब सब कुछ सामने है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन फाइल में से काफ़ी जानकारी गायब है। कुछ चीज़ें शायद इधर उधर कर दी गई है। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही उसे सख्त शब्दों में पूछताछ कर दी थी। कवि से पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारे पास सिर्फ 25 दिन का टाइम है। अगर तुम बेकसूर हो तो ये वक्त तुम्हारी चुप्पी के लिए नहीं। तुम्हें मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा।
आखिर तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? कवि ने सर झुकाए हुए कहा, मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो फैसला पहले हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे अपने बाप ने मेरे खिलाफ गवाही दी है। जब उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं दूसरों पर कैसे भरोसा करूं? मैंने उसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की और कहा, अगर तुम सच में बेकसूर हो तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। कवि की आंखों में आंसू आ गए। बोला, साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, शायद बहुत ज़्यादा चुप रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे बाप ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। मुझे लगता है वह खुद किसी दबाव में आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। उसके ये शब्द मेरे दिल पर गहरे असर छोड़ गए थे। लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने फैसला किया कि केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे फाइलों के हर कोने को खंगालना पड़े। अगले दिन मैंने उस फाइल का एक एक हिस्सा पढ़ा। उस क्राइम सीन पर मौजूद पुलिस अफसर से बातचीत की। उनमें से कुछ ने बताया कि वह वीडियो इसी फाइल में मौजूद थी और हमें नहीं पता वे अब कहाँ गायब है। एक सिपाही ने बताया, शायद ये जांच जानबूझकर गायब की गई है। मेरे बारे में जब जेल के आला अधिकारी को पता लगा, मैं केस के फाइल को दोबारा से पढ़ रहा हूँ और उस फाइल से गायब चीज़ों को ढूंढ भी रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे दूसरे कामों में बिजी कर दिया था। शायद उस अधिकारी को मुझे इस केस से दूर ही रखना था। लेकिन अब मेरे अंदर जो आग और सवाल उठ रही थी कि इस केस के तह तक ज़रूर जाऊँगा, चाहे जैसे भी हो। इसी तरह वक्त तेज़ी से बीत रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब कवि की फांसी का टाइम करीब आया था। जेल के कानून के हिसाब से कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी। जब उससे उसके अंतिम इच्छा को पूछी गई तो उसने कहा, मैं अपनी आखिरी इच्छा ज़रूर बताऊंगा। मुझे अपने कुल देवी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करना है। ये मेरी अंतिम इच्छा है। उसकी ऐसी इच्छा ने सबको हैरानी में डाल दिया था। ये कैसी अंतिम इच्छा है? शायद ये एक धार्मिक इंसान लगता है और अपने किए गए गुनाहों की प्रायश्चित करना चाहता है। कवि के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जेल से मंजूरी मिल गई थी। अब उसको कुलदेवी के मंदिर में ले जाना था। कैदी जेल से बाहर ले जाना पड़ता। इस जेल के रूल के हिसाब से ये एक चैलेंज था। कुछ अफसरों ने इस बात का ऐतराज़ भी किया। कैदी को जेल से बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन ये कवि का हक था, उसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने दी जाए। आखिरकार ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। मैंने कहा, ये सब तो ठीक हो जाएगा, मैं उसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ। हमने एक खास तरह का सिक्योरिटी का प्लान बनाया था और सुबह के टाइम उसे कुलदेवी के मंदिर में लेकर जाना था। कवि को वहाँ ले जाने का इंतजाम किया गया। कुलदेवी के मंदिर में एक सेफ जगह का इंतजाम किया गया जहाँ कवि बैठकर पूजा कर सके। ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित थी। हमारे सिपाही उसके आसपास खड़े थे ताकि कोई ऐसा सीन ना हो। कवि वहाँ बैठा पूजा करने लगा। उसके आंखों में आंसू थे और वे बड़ा तसल्ली में बैठा पूजा कर रहा था। ऐसे लग रहा था उसने ऐसी कोई गुनाह नहीं की है और कवि के चेहरे पर कोई ऐसा डर दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी फांसी सुबह होने वाली थी। ऐसे में इंसान तो न जाने कितना डरा हुआ होता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। मैंने आसपास का जायज़ा लिया ताकि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, लेकिन फिर एक पल आया जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वहाँ कवि के पास एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो किसी देवी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी तेज था और वह एक देवी की तरह लग रही थी। मैं हैरान रह गया था, ये औरत यहाँ कैसे पहुँची? उस कुल देवी के मंदिर में ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं थी जहाँ पर हमारे सिपाही खड़े नहीं थे। ये मंदिर इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई औरत इतनी आसानी से अंदर आ जाए। लेकिन उस कैदी कवि के पास न जाने वह औरत कैसे आ गई थी। लेकिन ना किसी ने उस औरत को आते देखा था और ना ही किसी ने उसको महसूस किया था। मैंने देखा कि उस औरत ने अपना एक हाथ कवि के सर पर रखा हुआ है, जैसे लग रहा था वह कवि को आशीर्वाद दे रही हो। कवि तो जैसे पूजा करने में इतना व्यस्त था, अचानक से वह रुक गया और उस औरत के तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी, जैसे लगा उस औरत को देखकर उसकी आत्मा तक को ठंडक पहुँच गई हो। फिर वह औरत मेरी तरफ पलटी। जैसे ही उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में एक बिजली की तरह करंट दौड़ी। एक रोशनी मेरे आसपास आ गई। ये रोशनी इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे कानों में गूंजने वाली चुप्पी की आवाज़ सुनाई दी। उसी पल में ऐसा लगा जैसे मेरी सोचने और समझने की ताकत छिन चुकी हो। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब मुझे 3 दिन के बाद होश आया तो मेरे आसपास अस्पताल में सिपाही खड़े थे
और वे सभी लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरे साथ जितने सिपाही और अफसर कुलदेवी के मंदिर पर ड्यूटी दे रहे थे वे सभी मेरे पास खड़े थे। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो मैंने देखा था। जब मैं होश में हुआ सभी मेरे तरफ भागे। उसी एक पल में कवि वहाँ से फरार हो गया था। उन लोगों में से किसी ने कवि को भागते हुए उस औरत को नहीं देखा था। सभी सिपाही इस बात की गवाही दे रहे थे कि कवि को किसी ने जाते हुए नहीं देखा था। आखिरकार एक सीनियर अफसर बोला, यही तो सबसे बड़ी समस्या हुई है राकेश। तुम बेहोश हो गए थे और कवि वहाँ से भाग गया। जब तुम अचानक बेहोश हो गए थे तो हम सब तुम्हारी तरफ भागे थे पता लगाने की तुम्हें क्या हुआ है, और ये सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ था। ये कैसे मुमकिन था? वह जगह पूरी तरह से सुरक्षित थी। कवि को वहाँ से गायब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन लोगों की बातें सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब कैसे हुआ? सबके चेहरों पर हैरानी और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये भी बताया गया जेल के बड़े अफसर इस घटना से बहुत नाराज़ हैं। एक अफसर ने कहा, ये बहुत बड़ी जेल है और अगर यहाँ से कोई कैदी फरार हो जाए तो ये जेल की साख के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इसलिए हम इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार समस्या ज़्यादा ही गंभीर और संगीन था। तुम्हारे ही निगरानी में वह कैदी भाग गया है, इसलिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे बताया गया कि मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मेरी इज्जत और रुतबे पर एक दाग लग चुका था। मेरी कैरियर भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। अब हर टाइम मुझे ये परेशानी खाई जा रही थी, आखिर कवि कैसे गायब हुआ? और उस औरत को मेरे और कवि के अलावा किसी ने नहीं देखा। राकेश, तुम्हें शायद वहम हुआ है। ये सुनकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को वहाँ देखा था जिसने कवि के सर पर हाथ रखा था, लेकिन उन सब का कहना था वह जगह पूरी तरह से खाली थी और कवि के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वह औरत कौन थी और कवि कैसे गायब हो गया? ये सब हकीकत थी या मेरे साथ कुछ ऐसा था जिनको मानना बड़ा मुश्किल था। मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मेरे दिमाग में कई सवाल जन्म ले रहे थे। अब इस केस का अंत मैं ज़रूर करूँगा। अब मेरे सामने एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया था। उस औरत का मुझे दिखना। मेरे दिमाग में सवाल का तूफान उठ रहा था। मेरे पास बस उसकी एक यही फाइल थी। मैंने जेल के बिना परमिशन के कवि के क्राइम फाइल को वहाँ से उठा लिया और उसकी छानबीन शुरू कर दी। फाइल में लिखा था कि कवि ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया था और यही जुर्म उसकी फांसी की सज़ा बन गई थी। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ महसूस हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा करे? ये बात ना मेरे दिल को समझ आ रही थी, ना ही दिमाग उसे स्वीकार कर रहा था। क्राइम फाइल कवि के जुर्म की बारीकी से जांच और जानकारी मौजूद थी, लेकिन कई ऐसी चीज़ उस क्राइम फाइल से गायब हुई थी। अब कवि तो फरार हो गया था, उसके बीते हुए कल में मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी थी। ये केस कवि के बाप ने दर्ज करवाई थी। कवि के ऊपर अपने ही माँ के कत्ल का इल्ज़ाम था। अब मुझे ये जानना था, जिस औरत को मैंने कवि के साथ देखा था, आखिर वह औरत कौन थी? कवि के ऊपर जिस औरत का कत्ल का इल्ज़ाम था, उस औरत की फ़ोटो तो इस फाइल में लगी हुई थी, लेकिन जिस औरत को मैंने उस कुलदेवी के मंदिर में कवि के साथ देखा था, वह औरत कौन थी? अब इस जानकारी के लिए मुझे कवि को ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने कवि के फाइल को पूरा 1 महीना स्टडी किया था। एक एक चीज़ को मैंने कई कई बार पढ़ा था। उसमें से मुझे उसके बाप का पता और फ़ोन नंबर मिल गया था। ये वही आदमी था जो कवि का बाप था, जिसने अपने बेटे के खिलाफ़ ये केस करवाया था। मेरे दिल में कई सवाल थे, मगर मैंने फ़ैसला किया मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया और अपनी पहचान करवाई तो वह जल्दी हैरान हो गया। मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया, उनका बेटा जेल से फ़रार हो चुका है, मुझे तुमसे कई सवाल पूछने हैं। उन्होंने कहा, मैं जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद आपके घर आऊँगा। आप मुझे अपने घर का एड्रेस भेज दीजिए। उसी रात मैं जब सो रहा था तो सपने में भी उस केस के बारे में ही सोच रहा था। तभी मुझे एक क्लू मिला कि मुझे उस कुलदेवी के मंदिर में दोबारा जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए। शायद वहाँ से मुझे कवि का फरार होने का सुराग मिल सके। जब मेरी आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। मैं पुलिस ऑफिसर था, इन सब चीज़ों पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी मुझे एक भय सता रहा था। रात के 2 बज रहे हैं, मुझे उस कुलदेवी के मंदिर जाना चाहिए या नहीं? मैं दिन को वहाँ पर नहीं जा सकता था और ना ही मैं इतनी बारीकी से जांच कर सकता था, क्योंकि मैं सस्पेंड ऑफिसर था और यहाँ सभी को मालूम था कि मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। मैंने सोचा कि मैं वहाँ अभी चला जाता हूँ और उस कुलदेवी के मंदिर में से मुझे ऐसा कोई राज पता चल जाए
या ऐसा कोई क्लू मिल जाए या फिर मुझे सच्चाई का ही पता चल जाए। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मुझे रास्ते में 1 घंटा का सफ़र तय करना पड़ा। पूरे 3 बजे मैं कुलदेवी के मंदिर में पहुंच गया था। जब मैंने उस मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा, मेरे साथ मंदिर का पुजारी भी था, जिसको मैंने कुछ पैसे देकर अपने साथ शामिल कर लिया था और उससे पूछा कि तुम क्या कवि के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। उसने कहा कि सर, ये तो बहुत लंबी कहानी होगी, जिसे आपको थोड़ा आराम से बैठकर सुनना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? उसने कहा, नहीं। उसने मुझे वह सारी सच्चाई बताई जो शायद मैं जानना चाहता था। ये मंदिर भी कवि के नाना की थी और मैं तो इस मंदिर का पुजारी हूँ। मैं भला क्यों आपसे झूठ बोलूँगा? मैं तो सिर्फ यहाँ भगवान की पूजा करता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। कवि का बाप एक बहुत ही घटिया इंसान है। आज से 30 साल पहले कवि के बाप ने अनीता नाम के औरत से शादी किया था, जो कि बहुत पैसे वाली औरत थी। अनीता के पिता की अपनी दौलत बहुत थी। अनीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने ही उन दोनों की शादी करवाई थी। कुछ साल तक तो उसने अनीता को बहुत खुश रखा। उसके बाद उनके बीच में एक सावित्री नाम की औरत आ गई। इस बात की खबर जब अनीता को हुई तो उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ और अब वह अनीता के ऊपर बात बात पर हाथ उठाता था। उनके झगड़े काफ़ी बढ़ जाते थे तो वह यहीं आकर रहा करती थी। ये कुलदेवी की मंदिर उन्हीं के पूर्वजों का है, सावित्री के नाम पर ही है। सावित्री ने जब कवि के बाप का ऐसा चाल चलन देखा तो अपने बच्चे को लेकर अलग रहना चाहती थी। कवि के बाप को सावित्री का यहाँ रहना पसंद नहीं था। वह कहता था, यहाँ से ज़मीन बेच दो, तुम मेरे साथ ही रहो और सावित्री भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि सावित्री अब अजय की दूसरी पत्नी थी। लेकिन बस सिर्फ अजय को चाहती थी और इन दोनों माँ बेटे को तो वह जरा भी पसंद नहीं करती थी। सावित्री की वजह से घर में बहुत झगड़ा लड़ाई होता था। इसका गहरा असर कवि पर पड़ रहा था। वह अपने बाप से अब बहुत नफरत करने लगा था। उसे नहीं मालूम था कि अजय उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। उसने अनीता को किडनैप करवाकर इसी कुलदेवी के मंदिर में बने तहखाने में छुपा दिया, जिसको किसी को भी कानो कान खबर ना हुई। मैं भी यहाँ का पुजारी था। मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस कुलदेवी के मंदिर में बने तहखाने की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसी तरह कई साल बीत गए। मुझे रोज़ इस मंदिर से एक औरत की रोने की आवाज़ आती तो मैं बेचैन हो जाता। फिर मैंने इस मंदिर के हर जगह को चप्पा चप्पा छान मारा कि मुझे ये आवाज़ कहाँ से आती है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती और ये आवाज़ भी अच्छी तरह पहचान सकता था किसकी थी। ये आवाज़ अनीता की थी। फिर कई साल बीत गए। कभी अपने माँ के लिए दिन रात रोता था। अजय ने उसे कहा, तेरी माँ किसी आदमी के साथ भाग गई है, और मैं भी पूछता हुआ अजय के पास चला गया। अनीता कई महीनों से घर नहीं आ रही, आखिर वह कहाँ है? तो उसने मुझे धक्के देकर भगा दिया। उसने कहा कि मुझे क्या पता वह कहाँ गई, वह अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। मैं वहाँ से उल्टे कदम चला आया। मैं अनीता को बचपन से जानता था। अनीता बहुत अच्छी लड़की थी। कवि भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। कवि को अजय कहता था, अब तेरी दूसरी माँ सावित्री है, पर कवि को सावित्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सावित्री से कवि कभी भी बात नहीं करता था। एक दिन उनके घर में इसी बात पर लड़ाई हुई। सावित्री को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर अपने बेटे कवि पर उसके मौत का इल्ज़ाम लगा दिया। अपने बेटे कवि को जेल भिजवा दिया। सावित्री के प्यार में इस तरह अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने ही बेटे को उसने मौत के मुंह में डाल दिया था। सावित्री को नज़र बंद कर दिया था। वे लोगों के सामने नहीं आती थी और वे दोनों मज़े से ऐश कर रहे थे। उस घटना में कई पुलिस वाले भी अजय के साथ मिले हुए थे, जिसकी वजह से कवि फांसी तक पहुंच गया था। इधर दिन रात तहखाने में बंद अनीता अपने बेटे के लिए पल पल तड़प रही थी। अनीता अपने बेटे को अपने पति की असलियत बता देना चाहती थी, किस तरह उसके बाप ने उसे मंदिर के तहखाने में उसे कैद किया था। जब कवि उस रात जेल में सोया था, अनीता अपने बेटे के पास गई थी और उसने बताया कि वह कुलदेवी के मंदिर में बने तहखाने में कैद है। तुम उस मंदिर में आ जाओ, तुमको वह सारी सच्चाई बताऊंगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। इसलिए कवि ने अपनी अंतिम इच्छा इस मंदिर में आने की थी। तभी उसकी माँ का स्पर्श उसे इस तहखाने तक ले गया, जहाँ उसकी माँ बरसों से कैद थी। लेकिन अफसोस कि उसकी माँ वहाँ उसको जिंदा नहीं मिली। शायद इसलिए तुमने उस औरत को इस मंदिर में देखा होगा। अनीता की आत्मा एक पवित्र आत्मा है। वह सिर्फ अपने बेटे को बताना चाहती थी कि मैं इस मंदिर में कैद हूँ। और चलिए, आप भी अपनी आंखों से देख लीजिए, तुम्हें कभी वहीं पर मिल जाएगा। तुम्हें उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मंदिर में जो भी घटना हुई थी वह शायद एक चमत्कार था, लेकिन उस पुलिस विभाग में ऐसे चमत्कार को झुठला दिया जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है।
जब मैं उस तहखाने में गया, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ सच में अनीता की अस्थियाँ जंजीरों में कैद हड्डियों की ढांचा बन चुकी थी। कभी उन हड्डियों से लिपट कर बैठा था, उसके मुजरिम बाहर खुलेआम घूम रहे थे। जल्दी से एक पुलिस के टीम को यहाँ मंदिर में बुलाया। इन सभी चीज़ों की जांच हुई और पंडित जी की बात बिल्कुल हकीकत निकली थी। कवि के बाप अजय को भी हमने धर दबोचा था, सावित्री को भी हमने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके मौत के इल्ज़ाम में कवि को जेल पहुंचाया गया था, क्योंकि लाश की हालत पहचानी जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वह एक लावारिस लाश थी। अजय ने अपने ही बेटे को अपनी दूसरी बीवी के मौत के इल्ज़ाम में फंसाया। उस लावारिस लाश को सावित्री का नाम देकर उसको फांसी तक पहुंचाया था, ताकि कवि उसके रास्ते से हट जाए और वे दोनों आज़ाद होकर अपना जीवन बिताएं। सावित्री के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को इस हाल में लाने पर जरा भी पछतावा नहीं था। अब अजय और सावित्री दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। हम अनीता को तो नहीं बचा पाए। अनीता के जब हड्डियों का पोस्टमार्टम हुआ था, उससे पता चला कि वह इस जंजीर की कैद में पूरे 2 साल भूखे प्यासे तड़प कर मरी थी। उसको बस अपने बेटे से बहुत लगाव था। वह हर पल अपने बेटे को याद करके मरी थी, इसलिए उसकी आत्मा अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो गई थी। और उसकी आत्मा, जो शायद मुझे भी दिखाई दे गई थी, मैं इसको कभी भी झुठला नहीं सकता। अनीता की आत्मा एक पवित्र आत्मा थी। हमने उसकी हड्डियों का अंतिम संस्कार तो कर दिया था, लेकिन कवि के दिल में एक गहरा जख्म बन गया, जो शायद कभी कम होने वाला नहीं। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। मैंने कवि को अपने पास ही रख लिया है, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ा लिखा भी है, और उसको और आगे पढ़ा रहा हूँ। शायद वह अपने गम को भूल जाए। उसके पिता के पास घर और मकान थे, लेकिन उसके पिता की दौलत से उसे कोई गर्ज नहीं है। उसे तो बस एक ही गम है, अपना बाप होकर उसका ना हो सका, ना उसकी माँ का हो सका। तो उसकी दौलत कवि को क्या करना था? यूँ तो उसके पास मंदिर की भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन उसको दौलत की लालच नहीं। अनीता एक ऐसी माँ थी जिसने मरने के बाद भी अपने बेटे की हिफाजत की। एक ऐसी हकीकत थी जो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। माँ का रिश्ता बेमिसाल होता है और उसकी मोहब्बत का कोई मोल नहीं। अब जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, दिल में एक अजीब सी तसल्ली और सुकून मिल जाता है। ये वही आवाज़ घूमती है और महसूस होती है। एक अजीब सी सच्चाई का एहसास है, जो वही आदमी समझ सकता है जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा हो। मेरे माँ बाप भी तो इस दुनिया में नहीं हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।